वेलकम यू ऑल स्टूडेंट। तो आज बेटा हम लोग यूनिट 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है बेटा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 देखना है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसके अंदर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज़ किया है, दो कंपेरेटर यूज़ किया, अपर कंपेरेटर, लोअर कंपेरेटर। इसका आउटपुट हम लोगों ने कहा दिया बेटा SR फ्लिप फ्लॉप पर। SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर बेटा दो आउटपुट होते हैं, क्यू एंड क्यू बार। क्यू बार को हम लोगों ने बेटा एक बफर गेट को दिया है। चाहे तो आप लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग बेटा इन्वर्टर सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को इसका आउटपुट दिया है, ठीक है, क्यू का। और यहाँ पे एक रीसेट पिन लगाई है बेटा। हमको पता है SR फ्लिप फ्लॉप में रीसेट और प्रीसेट और कंडीशन वाली एक एप्लीकेशन होती है। अगर हम लोग इसको एक्टिव कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑल ऑपरेशन ये क्या हो जाएगा, रीसेट कंडीशन में चला जाएगा। अब वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को बहुत ध्यान से बनाना है बेटा। कंपैरेटर के ऊपर 5 किलो ओम, बीच में 5 किलो ओम और लास्ट में 5 किलो ओम। कनेक्शन देख लो आप लोग, यहाँ से दोनों बाहर है, यहाँ से कनेक्ट किया है बेटा थ्रेशोल्ड, कंट्रोल वोल्टेज, ट्रिगर, ग्राउंड, रीसेट, आउटपुट, यहाँ पे है डिस्चार्ज और यहाँ पे है बेटा VCC। नंबरिंग कैसे याद रखोगे बेटा, तो 1 2 3 4 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लोग इसका बेटा ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि इसमें थ्योरी में लिखना क्या है, कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। द टाइमर IC कंसिस्ट ऑफ टू कंपेरेटर। इसमें दो कंपेरेटर होते हैं बेटा, अपर कंपेरेटर एंड लोअर कंपेरेटर। अ रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ठीक है, एक रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है बेटा, विच जनरेट द रिक्वायर्ड रेफरेंस वोल्टेज फॉर द टू कंपेरेटर, ठीक है, जो कि बेटा दो कंपेरेटर के लिए रिक्वायर्ड रेफरेंस वोल्टेज को जनरेट करेगा। उसके बाद है बेटा द SR फ्लिप फ्लॉप, जो कि यहाँ पर है SR फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट बफर सर्किट, ये वाला है बेटा। यहाँ पे इन्वर्टर भी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। और लास्ट में बेटा एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वाइज लिखना है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग पिन वाइज बात की जाए, तो यहाँ पे देखो बेटा, पिन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, पिन नंबर 1 पे अगर गए बेटा हम लोग, तो ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड क्या है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई के अंदर VCC दिया है तो एक ग्राउंड टर्मिनल रखते हैं बेटा। दिस इज़ द रेफरेंस और ग्राउंड पॉइंट ऑफ द IC एंड इट इज़ टू बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, दिस इज़ द रेफरेंस और ग्राउंड पॉइंट ऑफ द IC, ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ पे करते हैं बेटा, इसको कनेक्ट ग्राउंड पे करते हैं। पिन नंबर 2 है बेटा, ठीक है। पिन नंबर 2 पे क्या है बेटा, ट्रिगर्ड इनपुट है। पिन नंबर 2 पे क्या है, ट्रिगर्ड इनपुट है। अ ट्रिगरिंग पल्स और ट्रेन ऑफ ट्रिगरिंग पल्सेस इज अप्लाइड टू दिस पिन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो एक के पास ही दो है, कैसे याद रखोगे, एक के पास ही दो है। यहाँ पे हम लोग लगातार पल्सेस देते जाते हैं बेटा, ठीक है। When the voltage at this pin goes below VC/3, the lower comparator output goes high। अगर बेटा यहाँ का वोल्टेज इस VC के VC/3 से कम हो जाता है, ठीक है, कहाँ का वोल्टेज बेटा, पिन नंबर 2 का VC/3 से अगर कम हो जाता है, तो एक कंपैरेटर का जो आउटपुट रहेगा बेटा वो 1 चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। और वही 1 हम लोग बेटा किसको देंगे, SR फ्लिप फ्लॉप को। यहाँ पे S है, यहाँ पे R है। अगर R की जगह पर बेटा 1 हो गया, तो आउटपुट के अंदर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। This will reset the SR flip-flop to make Q is equals to 0 and Q bar is equals to 1. Thus the timer output goes high and the transistor T1 is turned off, ठीक है। इस वजह से बेटा यहाँ का आउटपुट क्या जाएगा, हाई जाएगा, और ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पिन नंबर 3, जो कि आउटपुट पिन है, जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको। आउटपुट पिन बेटा हम लोग एक तो आउटपुट और VCC के बीच में लोड को कनेक्ट करते हैं, या फिर बेटा आउटपुट और ग्राउंड के बीच में हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। तो देखो, दिस इज द आउटपुट ऑफ द टाइमर एंड लोड इज टू बी कनेक्टेड बिटवीन दिस पिन एंड द ग्राउंड और बिटवीन द VCC। एक तो इस पिन और ग्राउंड के बीच में लगा दो बेटा, या फिर ये पिन और VCC के बीच में लगा दो, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द आउटपुट पिन हाई और लो इज डिसाइडेड बाय द टू कंपैरेटर, ठीक है। ये जो बेटा आउटपुट रहेगा, ये हाई और लो रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाई या लो रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अपर कंपैरेटर एंड लोअर कंपैरेटर के ऊपर। नेक्स्ट है बेटा रीसेट। तो रीसेट का हम लोगों को पता है बेटा फंडा। रीसेट का क्या है, यहाँ पे चाहे इसमें कोई भी ऑपरेशन चल रहा हो बेटा, चाहे इसमें कोई भी ऑपरेशन चल रहा हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको एक्टिव लो, अगर रीसेट है एक्टिव लो दे दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रीसेट में चला जाएगा। और रीसेट में अगर चला गया बेटा, तो रीसेट में क्या होता है हमको पता है, ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, ट्रांजिस्टर बेटा ऑफ हो जाएगा। ये है रीसेट वाला ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंट्रोल वोल्टेज, जो कि पिन नंबर 5 पर है। देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 और 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 पे जा रहे हैं बेटा हम लोग। तो 5 पे देखिए क्या है, द DC वोल्टेज एट दिस पिन इज 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू VC, मतलब बेटा 2 VC डिवाइडेड बाई 3 एंड एक्सटर्नल AC वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू दिस पिन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
यहाँ का पहली बात तो बेटा जो पिन नंबर 5 का वोल्टेज है वो 2 VC डिवाइडेड बाई 3 होता है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, AC वोल्टेज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें इसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के तौर पे यूज़ करना है। When not used, the control voltage pin should be bypassed to the ground using the 0.01 microfarad capacitor to avoid any noise related to problem। अगर इस पिन को हम लोगों को यूज़ नहीं करना है बेटा तो हम लोग 0.01 माइक्रोफेरेड या फिर बेटा 0.1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से क्या करते हैं बेटा, इसको ग्राउंड कर देते हैं ताकि इसके ऊपर नॉइज़ अफेक्ट ना कर पाए। कंट्रोल नंबर की पिन जो है बेटा 5 नंबर की पिन वो है कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है, जिसके अंदर बेटा क्या होता है डीसी वोल्टेज देते हैं हम लोग बेटा 2 VCC/3 और हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज भी दे सकते हैं बेटा AC वाला, अगर हमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन की तरह इसको ऑपरेट कराना है। अगर बेटा इसको यूज़ नहीं करना है तो हम लोग एक कैपेसिटर की हेल्प से इसको ग्राउंड कर देते हैं जिसकी वैल्यू 0.01 माइक्रोफेरेड या फिर बेटा 0.1 माइक्रोफेरेड होती है। नेक्स्ट है बेटा थ्रेशोल्ड। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल, देख लो बेटा यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अपर कंपैरेटर of the upper comparator as soon as the voltage at this pin goes above 2/3 VCC, मतलब 2 VCC/3, अगर इसका वोल्टेज बेटा 2 VCC/3 से ऊपर चला गया द आउटपुट ऑफ द अपर कंपैरेटर बिकम्स हाई। तो इस वाले अपर कंपैरेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, हाई चला जाएगा 1। यहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पे VCC/3 से कम चाहिए था, यहाँ पे 2 VCC/3 से ज़्यादा चाहिए था, 1 हो जाएगा। अगर बेटा ये 1 हो गया तो हमें पता है क्या होगा, the output of the upper comparator becomes high, this will bring the output voltage to a low level, ठीक है। अगर ये बेटा हाई हो गया मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 आ गया बेटा तो आउटपुट पे यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। लास्ट में है बेटा डिस्चार्ज, ठीक है, जो कि पिन नंबर 7 है, जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर है बेटा, ठीक है। इट इज़ द कलेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर T1 एज सुन एज द वोल्टेज पिन एट पिन नंबर 6 becomes equal to 2 VCC/3 the output of the upper comparator becomes high, this will set the SR flip flop, ठीक है। और लास्ट में क्या है बेटा VCC है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा पॉजिटिव रेगुलेटेड सप्लाई देते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू हो सकता है बेटा 5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक, ओके। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है IC555 का यूज़ करके हम लोगों को अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी भी आ सकती है। डायग्राम को ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे पिन था 1 2 और हमारे उस वाले मेन डायग्राम में था बेटा 3 4, तो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है थोड़ा सा, इस वाले सर्किट को इस तरीके से बनाया बेटा। यहाँ पे देखो क्या है 1 2 3 5 4 8, याद रखना है 4 इधर 8 इधर 1 इधर 5 इधर इधर बेटा 2 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। 3 क्या होता है बेटा आउटपुट, 4 क्या होता है बेटा रीसेट, 8 क्या होता है बेटा VCC, 7 क्या होता है बेटा डिस्चार्ज, 6 क्या होता है बेटा थ्रेशोल्ड और 2 क्या होता है बेटा ट्रिगर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों को कनेक्शन करना है बेटा, ठीक है। अगर हम लोगों को बेटा IC555 की यूज़ करके अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है बेटा क्योंकि ये हम लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। 1 5 3 4 8 7 6 2, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा हम लोग इसका ऑपरेशन कैसे है। When the flip flop is set, Q is high, which drives the transistor Q in the saturation and the capacitor get discharge। मतलब क्या होगा बेटा यहाँ से अगर हम लोगों को देखना है कि अगर बेटा फ्लिप फ्लॉप सेट है, क्या है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप क्या है बेटा सेट है, सेट है मतलब यहाँ पे 1 है और वो यहाँ पे 1 गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा सैचुरेशन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बेटा डिस्चार्ज। अब देखो डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है बेटा, ये पिन नंबर 7 से, मतलब कैपेसिटर क्या होगा बेटा पिन नंबर 7 से डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से कैपेसिटर पिन नंबर 7 से डिस्चार्ज होएगा और डिस्चार्ज होते वक्त बेटा कौन सा पाथ ले रहा है RB, ठीक है, और ग्राउंड। अब देखो बेटा आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाउ द कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग बट द ट्रिगर्ड वोल्टेज। अब बेटा कैपेसिटर का कोई वोल्टेज नहीं बचा है, जितना ट्रिगर्ड का वोल्टेज रहेगा उतना ही कैपेसिटर का वोल्टेज है। सो विल द डिस्चार्जिंग व्हेन इट बिकम्स लेस देन VC/3। हम लोगों को भी पता है बेटा आगे का ऑपरेशन कैसे होगा, अगर ये बेटा लो होते होते कैपेसिटर का वोल्टेज VC/3 से कम अगर हो गया तो लोअर कंपैरेटर क्या हो जाता है बेटा उसका आउटपुट 1 हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स लेस देन VCC/3 कंपैरेटर 2, मतलब जो बेटा लोअर कंपैरेटर है आउटपुट गोज हाई, दिस विल रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, हेंस Q गोज लो एंड Q बार गोज हाई। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो ये जो पिन नंबर 2 है जो ट्रिगर्ड वाली है बेटा यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है बेटा इस तरीके से। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है तो कैपेसिटर का वोल्टेज ट्रिगर्ड के बराबर हो जाएगा और बेटा अगर ट्रिगर्ड का वोल्टेज हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है अगर VCC/3 से कम हो गया, क्या हो गया बेटा यहाँ का वोल्टेज अगर VCC/3 से कम हो गया तो लोअर कंपैरेटर का आउटपुट 1 हो जाता है बेटा और इसका अगर आउटपुट 1 हो गया
तो यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा 0, ठीक है। तो चलो देखते हैं, दिस विल रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, हेंस क्यू गोज लो एंड क्यू बार गोज हाई, क्यू बार हाई और क्यू क्या हो जाएगा बेटा लो, ठीक है। द लो क्यू मेक्स द ट्रांजिस्टर ऑफ, अब क्या होगा बेटा ट्रांजिस्टर यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर ए आर बी एंड वी सी सी। अब देखो बेटा, क्योंकि अब जो डिस्चार्ज होने वाला पाथ था बेटा वो क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, ट्रांजिस्टर क्या हो चुका है यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब वी सी सी इधर से आएगा बेटा आर ए आर बी और सी को क्या करेगा, चार्ज करेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा आगे, as total resistance in the charging path is Ra plus Rb, the charging time constant should be in bracket Ra plus Rb into C रहेगा बेटा, ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। अब आगे देखो क्या होगा बेटा, नाउ द कैपेसिटर वोल्टेज इज ऑल्सो अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, व्हाइल चार्जिंग कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। हमको पता है बेटा यहाँ पे जो हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया था डायग्राम के अंदर, ठीक है, पिन डायग्राम में, उसका वोल्टेज और ट्रिगर का वोल्टेज क्या है बेटा, सेम है। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड का भी वोल्टेज बढ़ेगा। व्हेन इट एक्सीड्स 2/3 VCC देन द कंपैरेटर 1, मतलब अपर कंपैरेटर आउटपुट गोज हाई विच सेट द फ्लिप फ्लॉप, ओके। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना है, अगर बेटा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा 2 VCC/3 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर अब चार्ज हो रहा है ना, तो अभी बढ़ के बेटा 2 VCC/3 हो जाएगा, तो अपर कंपैरेटर सेट हो जाएगा। अपर कंपैरेटर सेट होगा तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा और यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा बेटा, तो एस भी क्या हो जाएगा 1। अगर एस 1 होता है बेटा तो क्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसा ही होता है क्या। when it exceeds 2 VCC/3 then the comparator 1, मतलब upper comparator output goes high which set the flip flop, the flip flop output Q becomes high and the output at pin Q bar becomes low, ठीक है। हाई Q मतलब ट्रांजिस्टर बेटा, और हाई Q मतलब बेटा जो Q की वैल्यू 1 है, अगर ड्राइव ट्रांजिस्टर QD इन सैचुरेशन एंड द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, जैसे ही बेटा ये ऑन होगा, ठीक है, जैसे ही बेटा ये ऑन होगा तो इस डायग्राम की हेल्प से कैपेसिटर वापस से क्या होगा बेटा, यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी वो इस पाथ से चार्ज हुआ है, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ है बेटा। दस द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज आर बी इंटू सी, क्योंकि बेटा इसका जो डिस्चार्जिंग का पाथ है, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टर आर बी एंड द ट्रांजिस्टर क्यू डी, दस द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज आर बी इंटू सी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो इसका डिस्चार्ज होने का पाथ क्या है, सी से आर बी और फिर ट्रांजिस्टर के अंदर से बेटा ग्राउंड को, ठीक है। नाउ द कैपेसिटर वोल्टेज बिकम लेस देन 1/3 VCC, फिर वापस से बेटा यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया है, 1/VCC से कम हो गया है, फिर ये वाला लोअर कंपैरेटर बेटा आउटपुट 1 देगा, फिर वापस से ये रीसेट होगा, तो ये कंटिन्यूस साइकिल क्या रहेगी बेटा, ठीक है। आउटपुट गोज हाई रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप, दिस साइकिल रिपीट्स, और ये साइकिल क्या होगी बेटा, बार बार कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो तुम लोगों को बेटा फॉर्मूलेज है और वेवफॉर्म है वो न्यूमेरिकल की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, अगर एग्जाम में पूछा तो, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पे है बेटा, वो है हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है बेटा, डिजाइन अ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz एंड ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू 80%। ऑल्सो ड्रॉ डिजाइन सर्किट, ठीक है। अज्यूम करना है बेटा सी की वैल्यू कितनी है, 0.1 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे ध्यान से देखना है, डिजाइन भी करना है, ओके। यहाँ पे देखो मैं वापस से पढ़ रहा हूँ बेटा, डिजाइन अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555 with the frequency of 2 kHz and duty cycle is equals to 80%. Also draw design circuit, assume C is equals to 0.1 microfarad, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा आगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गिवन क्या है बेटा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू कितनी गिवन है बेटा हम लोगों के पास, 2 kHz है, मतलब 2 × 10⁻³ हर्ट्स है, और ड्यूटी साइकिल बेटा यहाँ पर 80% में था, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्यूटी साइकिल को 0.8 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले बेटा अगर मैं ड्यूटी साइकिल की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों के पास D इज इक्वल्स टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय RA प्लस 2RB, ठीक है। जो हम लोगों के पास बेटा बेसिक सर्किट है इसका, उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ड्यूटी साइकिल क्या है बेटा, RA प्लस RB डिवाइडेड बाय RA प्लस 2RB, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ड्यूटी साइकिल कितना गिवन है बेटा हम लोगों के पास, 0.8 इज इक्वल्स टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय RA प्लस 2RB। तो हम लोग आगे की स्टेप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को इस साइड पे लेकर जाएंगे बेटा, तो 0.8 इन साइड ऑफ ब्रैकेट RA प्लस 2RB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, ये अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 0.8 इंटू RA प्लस 0.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 1.6 इंटू RB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB एज इट इज़।
अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आरबी वाले टर्म को एक साइड में और आर ए वाले टर्म को एक साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0.6 इंटू आर बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा 1 माइनस 0.8 मतलब बेटा 0.2 इंटू आर ए। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से सिर्फ आर ए की वैल्यू ले लेता हूँ। तो आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0.2 को हम लोग इस साइड पे भेज देते हैं। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू आर बी विच इज इक्वल्स टू आर ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू आर बी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करनी। अब हम लोगों के पास बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गिवन होता है, एफ इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2 इंटू आर बी इंटू सी। एफ इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। तो सी की वैल्यू हम लोगों को क्या गिवन है बेटा, सी इज इक्वल्स टू 0.1 माइक्रोफेरेड। अगर ना गिवन हो तो यही अज्यूम करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पे 2 किलो हर्ट्स मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय बेटा आर ए की जगह पर हम लोगों को 3 आर बी यूज़ करना है। तो 3 आर बी प्लस 2 आर बी इंटू कैपेसिटर की वैल्यू क्या है बेटा, 0.1 इंटू माइक्रोफेरेड है मतलब 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय 5 आर बी इंटू 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। अब मुझे बेटा आर बी की वैल्यू चाहिए तो मैं आर बी को इस साइड पे भेजता हूँ, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को यहाँ पे भेजता हूँ बेटा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट स्टेप में यहाँ तक किया था बेटा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय 5 इंटू आर बी इंटू 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। यहाँ पे बेटा हम लोग आर बी को यहाँ पे भेजते हैं। तो आर बी इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। ये वाली वैल्यू को बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ला ली, 5 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 एज इट इज़ है। आर बी को सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर कितना आता है, आर बी इज इक्वल्स टू 1440 ओहम। और हमें पता है बेटा कि आर बी अगर इतना आ रहा है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके आर ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ए कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू आर बी मतलब 3 इंटू 1440 मतलब आर ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 4320 ओहम। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था बेटा ड्रॉ द सर्किट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी वही जो मैंने आप लोगों को पहले बोला है ना बेटा कि वो सर्किट हमारे बहुत बार काम आने वाला है, ये वाला सर्किट। ठीक है, इसमें हम लोगों को बेटा आर ए आर बी और सी की वैल्यू पुट करके इसको दोबारा से ड्रॉ करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बेटा क्या नाम है इन सब के, यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं बेटा वो कुछ इस तरीके से है। फॉर IC555 कॉन्फिगर्ड अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। IC555 की हेल्प से कॉन्फिगर्ड करना है बेटा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसमें R1 इज इक्वल्स टू 5.8 किलो ओम, R2 इज इक्वल्स टू 2.8 किलो ओम एंड C इज इक्वल्स टू 0.1 माइक्रोफेरेड है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड ड्यूटी साइकिल, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। इतना सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है। बट याद रखना है बेटा ये जो हम लोगों को बेसिक डायग्राम है ये भूलना नहीं है, ये याद रखना ही है। ओके, चलो देखते हैं। गिवन R1 इज इक्वल्स टू आर ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बेटा जो कि कितना है 5.8 किलो ओहम, कॉमा R2 इज इक्वल्स टू हम लोग आर बी लिख सकते हैं बेटा जो कि कितना है 2.8 किलो ओहम। ठीक है, कॉमा C इज इक्वल्स टू बेटा जो कैपेसिटर है वो है 0.1 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है बेटा इसकी जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सॉल्व किए। F इज इक्वल्स टू 1.44 होल टर्म गेट डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे F इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइडेड बाय आर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर बी कितना है बेटा 2.8 और किलो ओम है इसलिए बेटा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ये भी किलो का 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की वैल्यू गिवन थी बेटा C इज इक्वल्स टू 0.1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इतना गिवन था तो हम लोग लिखेंगे 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 माइक्रोफेरेड के लिए। ओके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा 1263 इंटू 1.157 हर्ट्स। और इसको अगर हम लोग किलो हर्ट्स में लिखना चाहे बेटा तो F इज इक्वल्स टू 1.263 किलो हर्ट्स आ जाएगी। इसके बाद हम लोग बेटा ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल D। तो परसेंटेज ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2 आर बी इंटू 100। ये भी हम लोगों ने इसके पहले वाले फॉर्मूले में यूज़ किया है। ओके, सारी वैल्यू पुट करेंगे बेटा। आर ए इज इक्वल्स टू 5.8 किलो की जगह पर बेटा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय बेटा आर ए है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू आर बी कितना है बेटा 2.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ से ड्यूटी साइकिल आ जाएगा बेटा 75.43%। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, क्योंकि आउटपुट वेवफॉर्म हम लोगों को ड्रॉ करनी है तो हम लोगों को टी ऑन टी ऑफ पता होना चाहिए, मतलब कितनी देर के लिए ऑन है कितनी देर के लिए ऑफ है। तो हम लोग टी ऑन और टी सी देखते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है टी ऑन इज इक्वल्स टू 0.693 C
ठीक है, इन ब्रैकेट आर ए प्लस आर बी 0.693 इंटू सी की जगह पर बेटा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इन साइड ऑफ ब्रैकेट बेटा 5.8 मतलब आर ए की वैल्यू इंटू 10⁻3 प्लस 2.8 इंटू 10⁻3, ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा बेटा 5.959 इंटू 10⁻3। हम लोग इसका अगर बेटा ऑर्डर एक से घटा दे तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो 0.5959 इंटू 10⁻³ सेकंड। ओके, और बेटा 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, मिली, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0.5959 मिली सेकंड। ओके, टी ऑन कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों का काम है बेटा कि हम लोग टी ऑफ को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो टी ऑफ का फॉर्मूला होता है बेटा 0.693 आर बी इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेटा वैल्यू पुट करते हैं 0.693 इंटू 2.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हो गया बेटा आर बी की वैल्यू इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया बेटा सी की वैल्यू, विच इज इक्वल्स टू 1.94 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड आ जाएगा बेटा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका एक ऑर्डर घटाएंगे तो ये वाला मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा बेटा, तो 0.194 इंटू 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। तो 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, मिली। तो टी ऑफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 0.194 मिली सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है जो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल टाइम कितना होता है। तो टोटल टाइम क्या होता है बेटा, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, टी ऑन प्लस क्या होता है बेटा, टी ऑफ। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी अगर पूछ लिया बेटा तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/t, टी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो 1/t की वैल्यू डालेंगे तो हमको रनिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी बेटा। और अगर हम लोगों को ऑन ऑफ टाइम गिवन है, जैसे ये ऑन टाइम है और ये क्या है बेटा टोटल टाइम है, ऑफ प्लस ऑन प्लस ऑफ, ठीक है, तो उससे भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोला था बेटा, तो हम लोग इसके अंदर स्क्वायर वेव ड्रॉ करेंगे, जो कि बेटा टी ऑन के लिए 0.59 मिली सेकंड के लिए ऑन थी और टी ऑफ कितनी देर के लिए थी बेटा 0.194 मिली सेकंड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है बेटा वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। IC555 की हेल्प से हम लोगों ने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना है बेटा। इसके पहले हम लोगों ने क्या बनाया याद है आप लोगों को, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। वहाँ पे 2 रेजिस्टर थे, यहाँ पे सिर्फ बेटा एक ही रेजिस्टर है। ठीक है, बाकी अगर कनेक्शन देखा जाए बेटा तो कनेक्शन सेम है। यहाँ से हम लोगों ने 2 को बाहर निकाला है, यहाँ पे बेटा 6 की हेल्प से यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ग्राउंड किया बेटा। ये बात ध्यान में रखना। 6 और 2 वहाँ पे शॉर्ट थे, यहाँ पे बेटा 6 और 2 शॉर्ट नहीं है, 6 डायरेक्टली कैपेसिटर की हेल्प से ग्राउंड किया और यहाँ पे क्या है बेटा आर एक रेजिस्टर है। डायग्राम को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो बेटा मैं रीड कर रहा हूँ इसको, द आउटपुट ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर रिमेन इन इट्स स्टेबल स्टेट अंटिल गेट आर ट्रिगर्ड। जब तक कर बेटा इसको हम लोग ट्रिगर्ड इनपुट नहीं दे देते हैं तब तक ये क्या करता है बेटा, इसकी स्टेबल स्टेट में रहता है। कौन, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। द आउटपुट ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर रिमेन इन इट्स स्टेबल स्टेट, कब तक, अंटिल इट गेट और ट्रिगर, जब तक उसको हम लोग ट्रिगर्ड पल्स नहीं दे देते बेटा। इन मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर व्हेन बोथ द ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आर शॉर्टेड। ठीक है, ध्यान में रखना है बेटा, इसमें 2 कैपेसिटर है, करेक्ट, और 2 ट्रांजिस्टर की जो अगर एनोलॉजी हम लोगों ने डायग्राम बनाई होती बेटा तो उसमें 2 ट्रांजिस्टर है। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है, अ मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर व्हेन द बोथ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आर शॉर्टेड। कौन कौन बेटा, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आर शॉर्टेड, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अस्टेबल स्टेट। अगर दोनों कैपेसिटर और दोनों ट्रांजिस्टर को शॉर्ट कर दे तो इस वाली स्टेट को हम लोग अस्टेबल स्टेट बोलेंगे। व्हेन द वोल्टेज गोज बिलो एट पिन 2 ऑफ IC555 द आउटपुट बिकम्स हाई, दिस हाई स्टेट इज कॉल्ड क्वाजी स्टेबल स्टेट। अगर हम लोग बेटा वापस से हमारी बेसिक डायग्राम की बात करें, बेसिक डायग्राम अगर देखें बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखना, इसी की हेल्प से हम लोग सब बना रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द वोल्टेज गोज बिलो एट पिन 2 ऑफ IC555 देन द आउटपुट बिकम्स हाई। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अगर बेटा यहाँ इस वाली पिन का वोल्टेज VCC/3 से कम चला गया तो ये 1 जनरेट करता है और यहाँ पे बेटा 1 चला जाता है, और रीसेट पे अगर 1 आ गया बेटा तो यहाँ पे भी 1 आता है, जिससे आउटपुट हाई हो जाएगा बेटा। तो वही बात बोला है, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज क्वाजी स्टेबल स्टेट व्हेन द वोल्टेज गोज बिलो एट पिन 2, मतलब कितना वोल्टेज बेटा, VCC/3 से कम चला गया, ऑफ IC555 द आउटपुट बिकम्स हाई, दिस हाई स्टेट इज कॉल्ड क्वाजी स्टेबल स्टेट। Then the discharge transistor is cut off and the capacitor starts charging to VCC। वापस से बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे 7 नंबर की पिन को ट्रांजिस्टर से याद रखना है। ट्रांजिस्टर बेटा कट ऑफ में चला गया है, तो अब क्या होगा बेटा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। कहाँ से बेटा, VCC RA और RC, सॉरी VCC RA एंड C क्या हो जाएगा बेटा, इस पाथ से चार्ज होगा। किस पाथ से, VCC RA से C चार्ज होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा।
Then the discharge transistor is cut off and capacitor starts charging to VCC. Charging of the capacitor via resistor RA with the time constant RA into C, जिसका time constant क्या होगा बेटा RA into C. आगे पढ़ते हैं. Hence the voltage of the capacitor exceeds 2 VCC by 3. It will change the internal control of flip flop. अब देखो बेटा, हम लोगों को भी पता है अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कभी यहाँ का वोल्टेज बेटा बढ़ के क्या हो जाए बेटा 2/3 VCC हो जाए, तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाता है बेटा 1 आ जाता है, जो कि इसको क्या कर देता है बेटा सेट कर देता है. यहाँ पे 0 चला जाता है बेटा, सॉरी अगर सेट हुआ तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे 0 चला जाता है बेटा, जो कि ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा और आउटपुट को लो कर देगा. ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा बेटा. अगर जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है हम लोगों का, ये वाला जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बेटा, यहाँ से आ रहा है कैपेसिटर, ये जो चार्ज हो रहा है बेटा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ के, इसकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, बढ़ के कितनी हो जाए 2 VCC by 3 से बढ़ जाए बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 2 VCC by 3 से बढ़ जाए ये वाली वैल्यू. ठीक है, तो अपर कंपैरेटर का आउटपुट 1 हो जाएगा, जो कि बेटा सेट कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा, और सेट हो गया मतलब बेटा यहाँ पे क्या चला जाएगा 1 और यहाँ पे 0. चलो देखते हैं. द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर एक्सीड्स 2 VCC by 3, it will change the internal control of flip flop. Thus the output goes back to its stable state from the unstable state. ठीक है. In the monostable multivibrator using 555 timer, the output stay in the low state until it get triggered. जब तक हम ट्रिगर नहीं देते बेटा तब तक ये लो स्टेट में रहता है. When input is triggered, then the output will go to high. ठीक है, और इसका जो टी ऑन टाइम होता है बेटा 1.RA into C होता है. इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होती है बेटा. ठीक है, ये हम लोग ट्रिगर्ड वोल्टेज देते हैं. ट्रिगर्ड वोल्टेज दिया तो बेटा कैपेसिटर चार्ज होता है. ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होता है बेटा. ठीक है, जब तक अगर चार्ज होता है कैपेसिटर तो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है. डिस्चार्ज के टाइम पे बेटा हम लोगों को 0 मिलता है. ठीक है, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर हमको स्क्वायर वेव जनरेट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ 5 वोल्ट 1 वोल्ट और यहाँ पे 0. इस वेवफॉर्म को अच्छे से याद रखना है. एप्लीकेशन क्या है बेटा इसके, तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, मिसिंग पल्स डिटेक्टर एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है डिजाइन अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555 फॉर जनरेटिंग अ पल्स ऑफ विड्थ TP इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड. ये बेटा यहाँ पे आप लोगों को गिवन है या फिर ग्राफ में भी दे सकता है TP इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ग्राफ में भी दे सकता है, इस तरीके से गिवन भी हो सकता है. ड्रॉ द डिजाइन सर्किट, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म. अब यहाँ पे देखो बेटा गिवन है TP कितना है बेटा 0.5 मिलीसेकंड. ठीक है, ये आप लोगों को दिखा है प्रॉब्लम. ओके, TP कितना है बेटा 0.5 मिलीसेकंड है. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा TP इज इक्वल्स टू 1.1 RC, ये फॉर्मूला होता है. ओके, अभी हम लोगों ने देखा है. लेट C इज इक्वल्स टू 0.1 माइक्रोफैरेड, तो मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा यहाँ से. TP कितना गिवन है मुझको, TP कितना गिवन है बेटा 0.5 मिलीसेकंड गिवन. ठीक है, तो मैं 0.5 मिलीसेकंड मिली के लिए बेटा 10⁻³ लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय मुझको R चाहिए बेटा तो 1.1 और C को इस साइड पे भेजना पड़ेगा, तो 1.1 इंटू C की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 इंटू 10⁻⁻6. इसको सॉल्व करने के बाद बेटा मेरा R आता है 454.45 ओम. तो अगर मुझको इसको किलो में लिखना है बेटा तो 4.455 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा. मतलब ये आ गया बेटा R इज इक्वल्स टू 4.54 किलो ओम, जिसके अंदर मुझे क्या करना है बेटा सिर्फ यहाँ पे R की वैल्यू को पुट करना है. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, ये क्या है बेटा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हम लोगों ने पढ़ा है. तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, सर्किट आपका डिजाइन हो गया. ठीक है, और जो वेव फॉर्म रहेगी बेटा वो कुछ इस तरीके से रहेगी. ठीक है, 0 VCC TP इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड. ओके, अब है बेटा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूजिंग IC555. इसको जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. इस सर्किट को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो बेटा तो ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जैसे ही है. अगर इस सर्किट को आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये किसके जैसे है बेटा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जैसे ही है, ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वैसे. ठीक है पूरा, लेकिन सिर्फ बेटा इसका जो यहाँ पे 5 है जो हम लोगों ने कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया था. ठीक है, अब उसको ग्राउंड नहीं करके बेटा हम लोग क्या दे देते हैं, एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क पे दे देते. ठीक है ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही, बट यहाँ पे हम लोगों ने पिन नंबर 5 को इसको दिया है बेटा एक पोटेंशियल मीटर को दे दिया है. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग द सर्किट डायग्राम फॉर टाइमर IC555 यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर VCO इज शोन अबव. दिस इज बेसिकली एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर विथ पिन नंबर 5 कनेक्टेड टू अ वेरिएबल DC वोल्टेज. किसको कनेक्ट कर दिया बेटा हम लोगों ने, कैपेसिटर से ग्राउंड ना करते हुए हम लोगों ने इसको वेरिएबल DC वोल्टेज पर कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियोमीटर पे कनेक्ट कर दिया बेटा. Pin number 5 voltage control is connected to a potentiometer as shown above. Therefore, the DC voltage at this pin is not equal to
2/3 VCC। इसलिए बेटा यहाँ पर जो पिन का वोल्टेज रहेगा वो 2/3 VCC पे के जितना नहीं है, बट इट इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वाइपर। अब जो बेटा यहाँ के पोटेंशियल की या फिर वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो डिपेंड करेगा बेटा कि पोटेंशियोमीटर का वाइपर किस पोजीशन पे है। ये 2/3 VCC के बराबर नहीं है। अभी आगे देखते हैं बेटा इससे होगा क्या। इफ द वोल्टेज VC मतलब बेटा कंट्रोल वोल्टेज, ओके, इफ द कंट्रोल वोल्टेज VC इज इंक्रीज्ड अबव द 2/3 VCC। अब हम लोगों को भी पता है बेटा 2/3 VCC से अगर ज़्यादा जाता है तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है बेटा। देन द कैपेसिटर C हैज़ चार्ज टू अ हायर वोल्टेज टू चेंज द स्टेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हम लोगों को भी पता है बेटा जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो अपर कंपैरेटर का आउटपुट क्या आता है बेटा 1 आ जाता है, जिससे क्या होता है बेटा सेट कंडीशन आ जाती है। ठीक है, as the charging time constant Ra plus Rb into C is constant, the capacitor will take longer time। ठीक है, अब क्या होगा बेटा कैपेसिटर चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। as the charging time constant Ra plus Rb into C is constant, the capacitor will take a longer time to charge the required voltage। जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज तक मुझे उसको चार्ज करना है बेटा तो अब वो ज़्यादा टाइम लगा के उसको क्या करेगा बेटा चार्ज करेगा, मतलब चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज। सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू डिस्चार्ज टू VCC/3। अभी डिस्चार्ज होने के लिए भी क्या करेगा बेटा ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगर हम लोग देखें बेटा दस द टोटल टाइम T ऑन प्लस T ऑफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम क्या हो जाएगा बेटा इसमें बढ़ गया है, विल इंक्रीज एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। अब चार्जिंग टाइम की वेवफॉर्म क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वेवफॉर्म वाइज, ठीक है, तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बोले इसके अंदर पूरी वेवफॉर्म अगर मैं बनाता बेटा तो चार्जिंग टाइम भी बढ़ गया और डिस्चार्जिंग टाइम भी बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया बेटा। टाइम पीरियड अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा दस द टोटल टाइम T इज इक्वल्स टू TC प्लस TD, मतलब बेटा चार्जिंग टाइम प्लस डिस्चार्जिंग टाइम विल इंक्रीज एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। अब देखो क्या होगा, सिमिलरली विथ रिडक्शन इन कंट्रोल वोल्टेज VC बिलो द 2/3 VCC द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। जैसे बेटा अब हम लोग वोल्टेज कम कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा वोल्टेज कम कर देंगे तो चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। चार्जिंग टाइम कम होगा बेटा तो डिस्चार्जिंग टाइम और चार्जिंग टाइम दोनों का टाइम क्या हो जाएगा कम, और टाइम कम होगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। For VCC 2/3 the output frequency is exactly equal to the normal or stable output frequency। अगर बेटा जो मेरा कंट्रोल वोल्टेज है वो अगर बेटा 2/3 VCC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा जो बेटा आउटपुट है वो एग्जैक्टली नॉर्मल और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह आएगा। ठीक है, thus the output frequency of a stable multivibrator is a function of the control voltage। अब हम लोग बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो भी मेरा इसका आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आ रही है ये वोल्टेज को बढ़ाने से बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जिंग टाइम का बढ़ रहा है, फिर डिस्चार्जिंग टाइम बढ़ रहा है, तो ओवरऑल टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर बेटा मैं वोल्टेज को कम कर दूँ तो चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो मतलब मैं बेटा वोल्टेज को कम ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ। हेंस द सर्किट मेक्स एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, thus the output frequency of a stable multivibrator is a function of the control voltage applied at pin number 5। एप्लीकेशन क्या है बेटा इसके, एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर और इन फेज लॉक लूप में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर बेटा VCO के लिए अगर आप लोगों को वेवफॉर्म पूछा जाए तो इस तरीके से वेवफॉर्म बनाना है। VC ऊपर वाला वोल्टेज, ठीक है, ये बेटा VCC/3, ये चार्जिंग पीरियड, ये डिस्चार्जिंग पीरियड, ये चार्जिंग पीरियड, ये डिस्चार्जिंग पीरियड। ठीक है, पूरा इस तरीके से बनाना है। चार्जिंग पीरियड ज़्यादा, डिस्चार्जिंग पीरियड थोड़ा कम बेटा। ठीक है, अगर ये टाइम बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर ये टाइम घटता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। चार्जिंग टाइम घटाना या बढ़ाना बेटा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि बेटा कैपेसिटर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VC मतलब कंट्रोल वोल्टेज तक चार्ज होने की कोशिश करेगा। अगर कंट्रोल वोल्टेज ही कम रहेगा बेटा तो कैपेसिटर भी कम चार्ज होगा और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी इस वाली वेव की बेटा फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा अगर करना है तो मुझे वोल्टेज को ही वेरी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फेज लॉक लूप PLL। ठीक है, डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना है बेटा। इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, फेज डिटेक्टर से बेटा फिर ये V जो कि एरर वोल्टेज है, फिर ये एरर वोल्टेज लो पास फिल्टर से पास होता है बेटा। फिर एम्पलीफायर पे जाके बेटा छोटा सा एरर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बेटा कंट्रोल वोल्टेज बोलते हैं, और उस कंट्रोल वोल्टेज को हम लोग किसको देते हैं बेटा, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस वोल्टेज की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे मिलता है बेटा हम लोगों को आउटपुट, और वही आउटपुट हम लोग क्या करते हैं बेटा फीडबैक वापस से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब देखो बेटा सबसे पहले
द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बेसिक फेज लॉक लूप इज शोन इन अबव फिगर. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ फेज डिटेक्टर और कंपैरेटर, लो पास फिल्टर एंड एरर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर. इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए बेटा तो मेनली 4 ब्लॉक है, जिसमें फेज डिटेक्टर है, लो पास फिल्टर है, एम्पलीफायर है एंड वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है. अगर मैं बेटा इसका तुम लोगों को बगैर थ्योरी पढ़े अगर इसका ऑपरेशन बताना चाहूँ तो देखो, फेज डिटेक्टर क्या करता है बेटा, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट की आई हुई फ्रीक्वेंसी दोनों को क्या करता है बेटा, कंपेयर करता है. दोनों को कंपेयर करने के बाद बेटा यहाँ पे एक एरर वोल्टेज जनरेट होता है. वो एरर वोल्टेज बेटा हम लोग किसको देते हैं, लो पास फिल्टर को देते हैं. लो पास फिल्टर क्या करता है बेटा, लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है बेटा, ब्लॉक कर देता है. वही फ्रीक्वेंसी आगे जाकर एम्पलीफायर के थ्रू क्या होती है बेटा, एम्पलीफाई होती है और यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज जनरेट होता है. और अभी हम लोगों ने देखा है बेटा, वीसीओ क्या करता है, कंट्रोल वोल्टेज के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, वीसीओ क्या करेगा, इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेगा. ठीक है, और ये कंटिन्यूअस क्या रहेगा बेटा, लूप चलता रहेगा. ठीक है, चलो देखते हैं ऑपरेशन. द फेज डिटेक्टर कंपेयर्स द टू सिग्नल्स, इनपुट वोल्टेज Vs एट फ्रीक्वेंसी Fs एंड द फीडबैक वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज को और फीडबैक वोल्टेज को कंपेयर करेंगे and produce a DC voltage, that is voltage VE, which is proportional to the phase difference between the supply frequency and output frequency. और उस VE को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एरर, जो कि यहाँ पे जनरेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, द VE is error voltage is given to the low pass filter which removes the high frequency noise present in the VE and produce the ripple free output. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा इसका, the output of the output of the low pass filter is amplified to an adequate level by amplifier and applied to VCO. ठीक है, जैसे मैंने बोला है बेटा वैसे ही है. यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज कंपेयर होगी बेटा एरर सिग्नल निकलेगा, एरर सिग्नल लो पास से पास होगा, लो पास से पास होगी बेटा हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा और रिपल फ्री आउटपुट देगा. वो क्या, एम्पलीफायर के पास जाएगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करने के बाद बेटा क्या किसको दे देगा, वो VCO को दे देगा. ठीक है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को. द डीसी एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज द कंट्रोल्ड वोल्टेज VC. द कंट्रोल वोल्टेज VC इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द VCO. द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द DC कंट्रोल वोल्टेज. अभी हमको पता है बेटा VCO करता क्या है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, जो उसको कंट्रोल वोल्टेज होता है बेटा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है. तो ये भी वही करेगा बेटा. VCO frequency F0 is compared with the input frequency by the phase detector. अब VCO का जो भी आउटपुट निकलेगा बेटा, ठीक है, VCO का जो भी आउटपुट निकलेगा वो वापस से यहाँ पे जाएगा. The VCO frequency F0 is compared with the input frequency Fs by the phase detector and it with is adjusted continuously until it is equal to the input frequency Fs is equals to F0. और ये कब तक कर बेटा उसको एडजस्ट करता रहेगा, जब तक कर क्या ना हो जाए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ना हो जाए. कुछ टर्म होती है बेटा इससे रिलेटेड जो याद रखना है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन से ये रिलेटेड नहीं है, ये अलग है. फ्री रनिंग स्टेट क्या होता है बेटा, बिफोर वी अप्लाई द इनपुट वोल्टेज Vs द फेज लॉक लूप इज सेट टू बी इन द फ्री रनिंग स्टेट. इसको वोल्टेज देने से पहले बेटा जो भी इसका स्टेट रहता है, जिस भी स्टेट में ये रन कर रहा है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रनिंग स्टेट. फेज लॉक इन रेंज किसको बोलते हैं बेटा, 2 मार्क के लिए पूछ लेता है. वंस द PLL इज फेज्ड लॉक्ड इट स्टार्ट ट्रैकिंग द चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी. जैसे ही बेटा PLL क्या हो जाता है, फेज लॉक्ड हो जाता है, वो क्या करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है कि उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है कि उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है. द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द PLL कैन मेंटेन द फेज लॉक with the incoming signal is defined as the lock range. ध्यान में रखना है बेटा, the range of frequencies, ठीक है बेटा, over which the PLL can maintain the phase lock. ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसके लिए PLL क्या मेंटेन करता है बेटा, फेज लॉक विद द इनकमिंग सिग्नल इज डिफाइंड एज द लॉक इन रेंज. ठीक है, अब कैप्चर रेंज क्या होता है बेटा, कैप्चर रेंज ऑफ अ PLL इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. दोनों भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा. ठीक है, यहाँ पे देखो, विच द PLL मेंटेन द फेज लॉक, विच द PLL कैन एक्वायर लॉक विद इनपुट सिग्नल. यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, मेंटेन द फेज लॉक, और यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, फ्रीक्वेंसी ओवर विच द PLL कैन एक्वायर लॉक विद द इनपुट सिग्नल. यहाँ पे बेटा मेंटेन द फेज लॉक विद इनकमिंग सिग्नल, यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी ओवर विच द PLL कैन एक्वायर लॉक विद द इनपुट सिग्नल. इसके बाद बेटा हम लोगों को पूछ लेता है कि PLL की एप्लीकेशन क्या है, तो हम लोग PLL एज अ फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर बताएंगे. तो इसके अंदर क्या याद रखना है बेटा, देखो
FM सिग्नल, फेज डिटेक्टर, लो पास फिल्टर, एम्पलीफायर और VCO है ये बेटा क्या हमारा PLL ही, बट हम लोग इसको डीमॉड्यूलेटर जैसे यूज़ करने वाले। डायग्राम को ध्यान में रख लेना है। द FM सिग्नल विच इज़ टू बी डीमॉड्यूलेटेड इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द PLL। जिस सिग्नल को हम लोग डीमॉड्यूलेट करना है बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे, फेज डिटेक्टर के इनपुट सिग्नल को हम लोग उसको दे देंगे बेटा, इनपुट पॉइंट को दे देंगे। As the PLL is locked to the FM signal, the VCO start tracking the instantaneous frequency in the FM input signal। जैसे बेटा PLL क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा टू द FM सिग्नल, किसके साथ बेटा, FM सिग्नल के साथ। VCO क्या करेगा बेटा, वापस से स्टार्ट कर देगा बेटा, क्या स्टार्ट करेगा, ट्रैकिंग ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन द FM इनपुट सिग्नल। VCO का काम ही क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। ओके, the error voltage produced at the output of the amplifier is proportional to the deviation of the input frequency from the center frequency of FM। जो भी बेटा यहाँ पर एम्पलीफायर का आउटपुट निकलेगा, ध्यान में रखना है। द एरर वोल्टेज प्रोड्यूस एट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर पे बेटा जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो क्या है बेटा, इज प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी में आने वाला डेविएशन फ्रॉम द सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ FM की सेंटर फ्रीक्वेंसी से इनपुट फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन आएगा बेटा वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा, एम्पलीफायर। दस द AC कंपोनेंट ऑफ एन एरर वोल्टेज रिप्रेजेंट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो इसके अंदर बेटा एरर सिग्नल में AC कंपोनेंट रहेगी वो हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कंपोनेंट बताएगी। दस द AC कंपोनेंट ऑफ द एरर वोल्टेज रिप्रेजेंट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दस एट द एरर एम्पलीफायर आउटपुट वी गेट डीमॉड्यूलेटेड FM आउटपुट। और जो बेटा यहाँ पे एरर एम्पलीफायर है इसके आउटपुट पे जो हमको मिलने वाला है, जो भी वोल्टेज मिलने वाला है बेटा, ठीक है, वही क्या होगा, डीमॉड्यूलेटेड FM आउटपुट होगा। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है बेटा वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होती है। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है बेटा, ध्यान से देखना है, एक मिनट, क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है अगर, तो यहाँ पे देखो बेटा, फेस कंपैरेटर, लो पास फिल्टर, एम्पलीफायर, VCO, ये PLL ही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके फीडबैक में क्या लगा दिया है, एक +N नेटवर्क फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ पे, अ डिवाइड बाय N नेटवर्क फ्रीक्वेंसी डिवाइडर इज कनेक्टेड एक्सटर्नली बिटवीन VCO, ठीक है, एक्सटर्नली कनेक्टेड बिटवीन VCO आउटपुट एंड द फेस कंपैरेटर। VCO आउटपुट और फेस कंपैरेटर के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क लगा दिया। Thus the two input frequency of PLL are FS and F0 divided by N। मतलब बेटा जो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक FS आ रही है और एक क्या आ रही है बेटा, F0 डिवाइडेड बाय N। ठीक है, अब PLL क्या करने की कोशिश करेगा बेटा, दोनों फ्रीक्वेंसी को सेम करने की कोशिश करेगा। द PLL will try to make these two frequencies equal। For this the VCO actually operate at a frequency which is N times higher than the FS। ये करने के लिए बेटा, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, F डिवाइडेड बाय N और FS को इक्वल करने के लिए VCO कैसे करता है बेटा, VCO कैसे ऑपरेट होता है, एट अ फ्रीक्वेंसी विच इज N टाइम्स हायर देन द FS, जो कि FS से N टाइम हायर रहेगी बेटा, VCO उस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होगा। किस लिए ऑपरेट होगा, ताकि वो F0 डिवाइडेड बाय N और FS को इक्वल कर पाए। चलो देखते हैं बेटा, ठीक है, तो F0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, N टाइम ऑफ FS, मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल रही है वो N टाइम ऑफ FS हो जाएगी। दस द इनपुट फ्रीक्वेंसी गेट मल्टीप्लाइड बाय N, और इस हिसाब से बेटा इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय N हो जाएगी। ठीक है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्केलिंग फैक्टर N। जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा बेटा वो इस N की प्रॉपर वैल्यू को सिलेक्ट करने पे हमको मिल जाएगा ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है बेटा, पिन डायग्राम ऑफ 555 और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पिन डायग्राम में देख लो बेटा, ग्राउंड, ट्रिगर्ड, आउटपुट रीसेट, कंट्रोल वोल्टेज, थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज इन VCC। तो इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा, ठीक है, पल्स एंड क्लॉक जनरेशन, टाइम डिले जनरेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो पिन डायग्राम है, पिन डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ IC 565। इसके अंदर देखो बेटा, नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, not connected, not connected, not connected, not connected, positive V, external capacitor for VCO, external resistor for VCO, minus V, input input, VCO output, फेस कंपैरेटर, VCO इनपुट, रेफरेंस आउटपुट, मॉड्यूलेटेड आउटपुट। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा, तो फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन, क्लॉक रिकवरी एंड सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। ठीक है बेटा।